गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल के ऊपर। आपको मालूम होना चाहिए ये बिल महाराष्ट्र में जितने भी कोचिंग सेंटर्स के ओनर हैं, कोचिंग क्लासेस के ओनर हैं प्राइवेट, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन का मुद्दा बना हुआ है। और वो बिल है आपके सामने है, मेरे हाथ में ड्राफ्ट भी उसका रखा हुआ है। उसका नाम है महाराष्ट्र प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2026। गवर्नमेंट फाइनली हमारे महाराष्ट्र में जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए और उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने एक एक्ट बनाने का डिसीजन ले लिया है, जिसके लिए ड्राफ्ट उन्होंने जस्ट अपलोड कर दिया है। उसी के ऊपर आज हमारी बात होने वाली है। आज इसमें बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने किन किन चीजों पे ध्यान देने बोला है, किन किन चीजों के लिए प्रपोजल रखा हुआ है और क्या क्या टाइमलाइंस है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये अपडेट दे दूं कि ये एक तरह का ड्राफ्ट है, ये अभी तक कोई फाइनल लॉ नहीं है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी बातें हम लोग अभी डिस्कशन में ले रहे हैं वो जस्ट बिल में लिखी हुई बातें हैं। इसमें सजेशन मांगा है गवर्नमेंट ने, इसके ऊपर डिस्कशन होगा, फिर जाके फाइनल ड्राफ्ट रेडी होगा, फिर वो विधानसभा में प्रेजेंट किया जाएगा और डिस्कशन के बाद इसको बिल को पास कर दिया जाएगा। चलिए जो सबसे पहला प्रपोजल यहाँ पे रखा गया है उसके ऊपर डिस्कशन अगर हम लोग करना चाहें तो सबसे पहला प्रपोजल जो रखा गया है इसमें जिन एरियाज को फोकस किया गया है वो सबसे पहला एरिया है कि एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम पूरा बनना चाहिए। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखी गई। दूसरा, स्टूडेंट के वेलबींग पे बहुत ध्यान दिया गया है। आज की हमारी जो जेन ज़ी जनरेशन है वो बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ पे फोकस करती है, उसको ध्यान रखा गया और उनके काउंसलिंग पे भी फोकस किया गया है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्टूडेंट के सेफ्टी पे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इमरजेंसी क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सारी प्रोविजंस आगे चल के एक्सप्लेन किए हैं। फिर जो कोचिंग क्लासेस फीस चार्जेस करते हैं उसको लेके पूरे ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया, पूरा रिसीव ट्रांसपेरेंसी क्या होना चाहिए, रिफंड पॉलिसी क्या होना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन किया है। और एंडिंग में ग्रीवेंस पॉलिसीज के ऊपर भी बात किया है कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेंट है तो उस कंप्लेंट को फाइल करने का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, इसके ऊपर भी डिटेल में बात किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि बताया गया है कि कौन से कोचिंग सेंटर्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो आपको बोला गया है हर वो कोचिंग सेंटर जहाँ पे मोर देन 25 स्टूडेंट्स हैं, इनरोल है, एडमिशन हुआ है, उनके लिए रूल अप्लाई होंगे। भले आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एकेडमिक कोई प्रिपरेशन करा रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। हाँ, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, ये जो क्लासेस, स्पोर्ट्स क्लासेस, इनके लिए रूल अप्लाई नहीं है, वो एक्सक्लूड किए गए हैं। लेकिन अगर आप एकेडमिक कोचिंग करते हैं तो आप इसमें कवर हो जाएंगे। कोई स्टडी प्रोग्राम है आपका, उसमें कवर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करा रहे हैं तो इसमें आप कवर होने वाले हैं। और मोर देन 25 स्टूडेंट्स का यहाँ पे बात किया गया है। अगर आपके कोचिंग क्लासेस में 25 स्टूडेंट से ज्यादा स्टूडेंट है तो आपको ध्यान रखना है ये सारे रूल आप पे अप्लाई होने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात की है कि आपका रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑनलाइन चलेगा, इसके लिए अलग से ऑनलाइन पोर्टल आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन के लिए सारा एप्लीकेशन करना है। आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा और हर तीसरे साल में आपको रिन्यूअल कराना है। और जैसे आपका रिन्यूअल पीरियड खत्म हो रहा है उससे 3 महीने पहले फिर से आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर देना है, ये बात याद रखना है। अच्छा, ये अभी अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक ये बिल एक्ट नहीं बना है। जैसे ही ये एक्ट बनेगा आपको विद इन 6 मंथ्स अपने क्लासेस का रजिस्ट्रेशन करा लेना है। आपके अगर 2 ब्रांचेस है तो दोनों ब्रांचेस का इंडिविजुअल आप रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं, ये बात को आपको ध्यान रखना है। इस तरह से ये बिल में बताई गई है बातें। आगे अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पे जिस पे डिस्कशन किया गया है कि आप जो भी ट्यूटर्स को रखेंगे, बच्चे जो भी पढ़ाने वाले लोगों को रखेंगे, वो बात ध्यान रखना है कि उनका ग्रेजुएशन एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी पर्सन 12वीं पास करके, 13वीं पास करके कोई भी पर्सन पढ़ाने के लिए नहीं खड़े होना चाहिए, ये मेन टारगेट रखा है। स्टैंडर्ड क्वालिटी की बात हो रही है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, हर क्लासेस की, कुछ क्लासेस वालों की आदत होती है कि वो बच्चों को जब एडमिशन के लिए उनको कन्विंस करना रहता है तो वो गारंटीड जैसे शब्द यूज करते हैं कि 100% आप गारंटीड है कि आपका पास हो जाएंगे, आप हमारे क्लासेस से सिलेक्शन ले लेंगे। इस तरह के वर्डिंग्स आपको नहीं यूज करने हैं। और उसके बाद कोई मिसलीडिंग एक्ट्स नहीं करने हैं कि जिस बच्चे का सिलेक्शन आपके क्लासेस से हुआ नहीं है फिर भी आप बता रहे हो कि नहीं ये बच्चा हमारे यहाँ से ही पढ़ लिया है, तो इस तरह की चीजें भी नहीं ही करनी है आपको। अच्छा, 13 साल से कम बच्चों के, 13 साल से कम स्टूडेंट्स का आप इनरोलमेंट नहीं कर सकते, इस पे ध्यान दिया गया है। और बच्चों के लिए अलग से काउंसलिंग सेशन आपको रखना है। अगर आप देख रहे हो कि आपके क्लासेस में किसी भी तरह के स्टूडेंट को किसी तरह का मेंटल प्रेशर चल रहा है या कुछ इसके बिहेवियर में आप चेंजेस देख रहे हैं तो आपको गारंटीड एक काउंसलिंग सेशन स्टूडेंट्स के लिए रखना है। ठीक है। नेक्स्ट इस पे अगर हम बात करें फी रिसिप्ट में, तो जैसे ही आप पेमेंट अगर कोई स्टूडेंट आपको देता है आपको ऑन द स्पॉट उसका फी रिसिप्ट पे करना है। फी रिसिप्ट देना है उसको एकदम क्लियर कट वर्ड्स में वहां पे लिखा होना चाहिए। अगर वो पार्ट पेमेंट कर रहा है पार्ट पेमेंट का भी आपको रिसिप्ट देना है, अगर वो फुल पेमेंट कर रहा है फुल पेमेंट का भी आपको रिसिप्ट देना ही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गवर्नमेंट यहाँ पे करने जा रही है वो ये है कि जो रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए कि आप अगर कोई स्टूडेंट इनरोल करता है 10 महीने का कोर्स है और वो 5 महीने ही कंटिन्यू करता है और अगले 5 महीने के लिए वो क्लास छोड़ के चले जा रहे हैं तो प्रो रेटा बेसिस पे क्लासेस के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि रिफंड आपको करना पड़ेगा। एक और अच्छी चीज, एक बार कोर्स स्टार्ट होने के बाद आप फीस नहीं बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर भी बात उन्होंने किया है। आपको अपने प्रोस्पेक्टस में क्लियर कट फीस के बारे में लिखना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों की सेफ्टी के लिए ध्यान रखा गया है कि एक स्टूडेंट को जो स्पेस मिल रहा है 1 स्क्वायर मीटर का एटलीस्ट स्पेस मिलना चाहिए, कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखा है गवर्नमेंट ने। फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर बहुत अच्छे से उन्होंने बोला है, आपको ध्यान रखना है, पूरे फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड होने चाहिए। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होना चाहिए, 1 महीने की फुटेज आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, हमेशा। फिर आपको फर्स्ट एड बॉक्स रखना है अपने क्लासेस में कि अगर इमरजेंसी में कोई मेडिकल हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, स्टूडेंट को ऑन द स्पॉट आप वो सारी मेडिकल असिस्टेंस दे पाए। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी आपको देना है, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देना है। टॉयलेट्स होने चाहिए, गर्ल्स के लिए अलग होना चाहिए, बॉयज के लिए अलग होना चाहिए। और जो टॉयलेट्स बनाए गए वो वहां पे हाइजीन आपको मेंटेन करके रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों की सेफ्टी के लिए बोला गया कि आप बेसमेंट में क्लास नहीं चलाएंगे।
तो दोस्तों अगर ये एक बार एक्ट बन गया तो अगर आप अपने आसपास देख रहे हैं कि कोई क्लासेस का ओनर बेसमेंट में चला रहा है क्लासेस, तो आप गारंटेड उससे रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये बच्चों की सेफ्टी पे बहुत बड़ा सवाल उठा देता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा देता है, ये बहुत बड़े एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं जब ये एक्ट बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो बोला गया इसमें ये थोड़ा सा डाउटफुल चीजें की है गवर्नमेंट ने, जो प्रोविजन रखने का प्लान किया है कि एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा क्लासेस नहीं चलनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स के दिमाग पे कोई भी एक्सेसिव बर्डन ना आए, ये ध्यान रखने की बात बोली गई है। एकदम अर्ली मॉर्निंग आपको क्लास नहीं रखना है, लेट क्लास भी नहीं रखना है कि नाइट नाइट तक 9 9 10 10 बजे तक आप क्लास चला रहे हैं, वो भी नहीं करना है आपको। उसके बाद आपको हफ्ते में एटलीस्ट एक छुट्टी तो देनी है अपने टीचर्स को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी, ये ध्यान रखना है। हमेशा स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए खड़े रहिए, पेरेंट्स के सपोर्ट के लिए लगे रहिए, जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है। और जो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रखी गई है कि जैसे वीकली ऑफ खत्म होता है उससे जस्ट अगले दिन आप कोई टेस्ट नहीं रखेंगे, ये भी बहुत क्वेश्चनेबल थिंग है, इसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। आगे चलते हैं। अब इतनी सारी बातों के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हमने जो जो प्रोविजंस बताए हैं अगर उसको आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके लिए पेनल्टी, फाइन का भी प्रोविजन रखा गया है। जैसे अगर छोटी छोटी बातों का वायलेशन करते हैं तो 1 लाख से 5 लाख का प्रोविजन माइनर वायलेशन के लिए रखा गया है। अगर आप बार बार रिपीट करते हैं तो इतना करने के बाद भी तो 10 लाख तक ये फाइन जा सकता है, और अगर आप मेजर वायलेशन करते हैं तो 10 लाख से 50 लाख तक का आपको फाइन लग सकता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। इंक्वायरी के दौरान सीसीटीवी कैमरा आपसे मांगा जा सकता है, आपके अकाउंट्स के रिकॉर्ड मांगे जा सकते हैं, आपके टीचर्स के रिकॉर्ड मांगे जा सकते हैं, आपके स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड मांगे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर रखनी है, ये याद रखिए। अगला जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट ने कहा है कि 4 सितंबर 2026 6 बजे तक आपके पास अगर कोई सजेशन है इन बातों को लेके, आप जाके वहां पे बता सकते हैं, ऑनलाइन उधर सबमिट कर सकते हैं। मैं कुछ सजेशन गवर्नमेंट के लिए रखना चाहूंगा कि इस बिल में कुछ चीजों पे क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जो 5 घंटे का प्रोविजन आपने किया ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि जो सीए के स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बच्चों के पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए 8 घंटे 10 घंटे का क्लासेस चलाना जरूरी होता है। तो वहां पे गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बच्चे मैच्योर है वहां पे ये जो टाइमलाइन है इसको एक्सटेंड किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने ये जो फाइन लगाया है 1 लाख से 5 लाख के बीच में, फिर 10 लाख का प्रोविजन रखा है, फिर 50 लाख तक का प्रोविजन रखा है। गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि हर कोचिंग क्लासेस वाला अमीर नहीं होता, बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। तो चाहिए ये कि एज पर रूल ऑफ लॉ कि पहले अगर आप इस तरह से कोई भी चीज कर देखते हैं कि कोई पर्सन वायलेशन कर रहा है तो आप पहले इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप उनको एक नोटिस भेजिए, वार्निंग लेटर भेज दीजिए। अगर इतने करने के बाद भी, वार्निंग लेटर के बाद भी, नोटिस के बाद भी वो पर्सन इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा है, फिर से वही काम कर रहा है, एक्ट के अगेंस्ट में जा रहा है, तो गारंटेड उससे फाइन वसूलना चाहिए। लेकिन फर्स्ट उनको गारंटेड एक मौका देना चाहिए। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे लिखी गई है, एक्ट में, स्लाइड में नहीं कवर किया गया था, एक्ट में ये बात बोली गई है कि कोई पर्सन, कोई ट्यूटर, अगर वो पर्सन, कोई टीचर जिसको आपने रखा है पढ़ाने के लिए, अगर वो पर्सन के ऊपर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उस पर्सन को आप काम पे नहीं रख सकते। तो यहाँ पे एक चीज बहुत क्लैरिफाई करना चाहिए गवर्नमेंट को, मेरी तरफ से सजेशन है कि सिर्फ एफआईआर अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसको आप प्लीज उसको इस तरह की प्रोविजंस मत रखिए कि उसको आप काम पे ही नहीं रख सकते, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने का मतलब कन्विक्शन नहीं होता है। जब तक कन्विक्शन नहीं हो जाते, वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक उस पर्सन को ये मौका देना चाहिए कि वो कहीं पे भी एज अ टीचर काम कर सके, एज अ लेक्चरर काम कर सके। जो सबसे बेस्ट स्टेप गवर्नमेंट ने इसमें रखा है और वो ये है कि जितने भी जूनियर कॉलेजेस में पढ़ाने वाले टीचर्स से, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स से, उनके लिए सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि आप ऐसे टीचर्स को, ऐसे टीचर्स, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर, कॉलेजेस में पढ़ाने वाले टीचर्स को कोचिंग सेंटर्स में नहीं रख सकते, पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत लोग इसका मिसयूज करते हैं। बहुत सारे कोचिंग क्लासेस के ओनर्स हैं, उन्होंने खुद का कोचिंग क्लासेस चला के रखा है, कॉलेज में भी वो हैं, और बच्चों को वहां पे वो प्रेशराइज करते हैं कि आप हमारे कोचिंग क्लासेस में एडमिशन लीजिए, आपका इंटरनल के 20 मार्क्स आप टेंशन मत लीजिएगा, वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो बच्चों को ना चाहते हुए भी उस कोचिंग क्लासेस में एडमिशन लेना पड़ता है, जिससे एक तरह से वो टीचर्स अपना मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेप गवर्नमेंट को लेना चाहिए, ये जो रूल प्रोविजंस रखे हैं इसको गारंटेड अप्लाई करना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर ध्यान दिया है वो है इंटीग्रेशन, कि कॉलेजेस और क्लासेस का, स्कूल और क्लासेस का इंटीग्रेशन हो जाता है। बच्चों को बोल दिया जाता है आपको बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कॉलेज में हमारा आराम से सेट हो चुका है, मैनेजमेंट के साथ सेट हो चुका है, आपको वहां पे लेक्चर्स अटेंड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हमारे कोचिंग क्लासेस में आइए और मार्क्स का टेंशन मत लीजिए। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है। जो प्रोविजन इसमें किया है उसको गारंटेड अप्लाई करना चाहिए। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोचिंग क्लासेस की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कहीं ना कहीं स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाने वाले टीचर्स अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं कर रहे, और इसमें उनकी भी गलती नहीं है। कुछ टीचर्स सच में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इतना ओवरबर्डन काम दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव काम इनको इतना दे दिया जाता है, पॉपुलेशन का सर्वे करना है, टीचर्स को भेज दो, इलेक्शन ड्यूटी है, टीचर्स को भेज दो, एसआईआर का फॉर्म है, टीचर्स को भेज दो। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है। दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके व्यूज बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि हमारे कोचिंग क्लासेस को रेगुलेट करने की बात आ रही है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।